शेरवानी, अब से कुछ ही घंटों पहले एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक हुई और उस खबर ब्रेक होने के बाद उस खबर पर ताला लग गया। आरबीआई ने करीब 12 अरब डॉलर का सोना बेच दिया है। भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखिए आप। फिर जब ये ब्लूमबर्ग की खबर आई और उसके कुछ ही घंटों बाद फौरन पीआईबी का फैक्ट चेक आ गया, तो क्या आप ये सब कुछ देखकर दोनों खबरें कि हाँ ठीक है, अब हमारी सरकार ने कह दिया कि गलत है। आरबीआई कन्विंस ना करे हम लोगों को तथ्यों के साथ, हम इस पे हम थोड़ा इंक्वायरी तो करते रहेंगे। क्यों धुआं उड़ रहा है, अगर धुआं दिखता है तो कहीं ना कहीं कुछ तो आग जरूर होगी। आरबीआई केवल ये कह रहा है कि नहीं, हमारे पास क्वांटिटी वही है जो पहले था, 880 टन गोल्ड के। जो गोल्ड की वैल्यू जो गिरी थी 46,000 करोड़ एक हफ्ते में, वो किस वजह से गिरा था? आरबीआई का इस चीज पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। क्या आप राहुल गांधी की इस बात से सहमत हैं जब वो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है? देखिए अरफा, संकट तो आ रहा है। जितने जो पेट्रोलियम रिजर्व है दुनिया के पास, यूरोप के पास, वेस्ट के पास, वो धीरे धीरे वो रिजर्व नीचे आती जा रही है। सारे अर्थशास्त्री बोल रहे हैं कि जून में तक अगर ये रिजॉल्व नहीं हुआ ईरान यूएस का अगले 15-20 दिन में, तो आपको एकदम से तेल के दाम बढ़ते हुए दिखेंगे। 150-160 डॉलर जा सकता है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अब से कुछ ही घंटों पहले एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक हुई और उस खबर ब्रेक होने के बाद उस खबर पर ताला लग गया। अब आप पूछेंगे खबर क्या है? जी हाँ, मोना कहाँ है सोना? ये सवाल कई दशकों पहले एक फिल्म में पूछा गया था, जो अब सवाल मोना से नहीं मोदी जी से पूछा जा रहा है। मोदी जी, सोना कहाँ है? एक ब्लूमबर्ग बहुत बड़ी फाइनेंशियल वेबसाइट है, पूरी दुनिया की खबर रखती है और पूरी दुनिया की खबर लेती है। उस वेबसाइट से एक खबर आई सामने, अपनी स्क्रीन पर देखिए आप। ये खबर आई अंग्रेजी में, मैं हिंदी में आपको बताती हूँ कि खबर का मतलब ये था कि आरबीआई ने करीब 12 अरब डॉलर का सोना बेच दिया है। यानी जो भारत है वो सोना बेच रहा है, अपने सोने का जो रिजर्व है वो बेच रहा है। और ये बात बिल्कुल जंगल में आग की तरह फैलने लगी, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी घर में, अगर एक मैं मामूली साधारण शब्दों में कहने की कोशिश करूं, तो माना जाता है कि कोई भी परिवार या व्यक्ति दिवालिया हो गया जब उसके घर में रखा हुआ जो गहना है वो बिकने लगे। और इसी जबान में ऑपोजिशन बातें करने लगा। सिर्फ 2-3 घंटे के भीतर ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और अचानक हमने देखा कि पीआईबी की तरफ से फैक्ट चेक आ गया कि ये झूठी खबर है, ये खबर बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। उसके कुछ ही घंटों के भीतर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपना एक क्लैरिफिकेशन बाकायदा चुपचाप ट्वीट कर दिया कि ये देखिए, ये हम बता रहे हैं कि ये गलत है। अब मसला यहाँ पर यह हुआ कि क्या भारत सोना बेच रहा है या नहीं, ये कैसे तय होगा? और इस क्लैरिफिकेशन में जिस तरह से जो फैक्ट्स रखे गए, उससे और ज्यादा सवाल हमारे सामने पैदा हो गए। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सही है या गलत है? ये बात पीआईबी ने कहा कि ये गलत है। ब्लूमबर्ग ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा कि ये गलत है या सही है। इतना जरूर विश्वसनीयता के साथ कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी जो वेबसाइट है और न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, बिना एविडेंस के, बिना सबूतों के कोई खबर बिल्कुल झूठ के आधार पे तो नहीं करेगी। लेकिन आरबीआई भी क्या झूठ के आधार पे अपना एक स्टेटमेंट तो जारी नहीं करेगी? तो इस स्टेटमेंट से जिस तरह की खबरें निकली हैं वो ये बता रही हैं कि क्या भारत की आर्थिक स्थिति वाकई इतनी खराब हो गई है, जो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा संकट देश पर आने वाला है। क्या ये रिपोर्ट इस तरफ इशारा कर रही है कि क्या भारत पर बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, जिसके बारे में हमें बताया नहीं जा रहा है? 70 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं वेस्ट एशिया में, यानी कि ईरान की जो ये पूरी जंग चल रही है, बिल्कुल सही तस्वीर हमारे सामने नहीं है। और ऐसे में इतनी बड़ी खबर हमारे सर पे आके गिरा दी जाती है कि क्या भारत का सोना बेचा जा रहा है? इस बड़े सवाल के साथ मैं आपके सामने आई हूं, और मसला इसमें यह है कि दावा जो किया गया है वो ये कि विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़ों में सोने की कीमत घटने के आधार पर यह किया गया था। आरबीआई ने साफ कर दिया कि सोना नहीं बेचा है, और कहा यह जा रहा था आर्ग्यूमेंट कि रुपए की जो गिरती हुई कीमत है उसको बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए या उसको स्लो करने के लिए ये सोना बेचा जा रहा है। क्या दोनों का कनेक्शन है? साथ साथ आरबीआई ने यह कहा कि उसके पास जितना सोना पहले था उतना अब भी है, और सोने के मूल्य में जो अभी कमी देखी जा रही है, यानी इसको ब्लूमबर्ग जो रिपोर्ट कर रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में जो उतार चढ़ाव हम देख रहे थे उसकी वजह से थी, ना कि कोई सोना भारत ने या आरबीआई ने बेचा है। अब यहाँ आरबीआई और पीआईबी दोनों ने फैक्ट चेक करके इस रिपोर्ट को गलत बता दिया है। तो क्या हम
कंबल ओढ़ के सो जाएं और ये समझ लें कि अब ठीक है, भारत की सरकार ने कह दिया, आरबीआई ने कह दिया, पीआईबी ने कह दिया, तो हम पत्रकारों का तो इतना ही काम है, हम ये करते, बशर्ते करते अगर हम, जिसे कहना चाहिए, सरकारी पत्रकार होते। लेकिन सरकार की बदकिस्मती ये है कि हम तो तथ्यों में भी खोजेंगे और खोदेंगे और कुरेदेंगे और निकालेंगे सही खबर आपके लिए। और इसीलिए एम के वेणु को मैंने एक बार फिर से दावत दी है अपने कार्यक्रम में। और एम के वेणु द वायर के फाउंडिंग एडिटर हैं, भारत के जाने माने फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हैं, और मैंने कहा कि वो बाल की खाल उधेड़ना अच्छे तरीके से जानते हैं। वेणु, जब ये ब्लूमबर्ग की खबर आई और उसके कुछ ही घंटों बाद फौरन पीआईबी का फैक्ट चेक आ गया, तो क्या आप ये सब कुछ देखकर दोनों खबरें कि हाँ ठीक है, अब हमारी सरकार ने कह दिया कि गलत है, सो गए आप? अरफा, मैं तो जब तक पूरी तरह आरबीआई कन्विंस ना करे हम लोगों को तथ्यों के साथ, हम इस पे हम थोड़ा इंक्वायरी तो करते रहेंगे, क्योंकि जैसे अंग्रेजी में कहावत है, दे कैन बी स्मोक विदाउट फायर। सो अगर धुआं उड़ रहा है, अगर धुआं दिखता है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो आग जरूर होगी। और वो आग इस वक्त ये है कि जैसे आपने कहा, ईरान यूएस वॉर के चलते कई देशों में संकट है विदेशी मुद्रा को लेके। भारत कई देशों में, एशिया में खासकर सबसे ज्यादा वल्नरेबल दिखता है। ये सारे अर्थशास्त्री बोल रहे हैं, और जो पुराने हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष गर्ग, उन्होंने भी हमारे चैनल में आके बोला कि इंडिया इज द मोस्ट वल्नरेबल। और इंडिया का रुपया का जो परफॉर्मेंस भी सबसे खराब रहा है इस साल, वो इसलिए क्योंकि इंडिया पे प्रेशर ज्यादा है। और इंडिया 88% जो अपना तेल, कच्चा तेल का जो इस मुल्क में सालाना इस्तेमाल होता है, उसका तकरीबन 88% आयात होता है। तो इंडिया वल्नरेबल ज्यादा है। तो इंडिया डॉलर जो बॉन्ड्स है, अमेरिकी डॉलर बॉन्ड, इंडिया के पास रिजर्व्स में आरबीआई में क्या है, करीब 50-55% अमेरिकी डॉलर बॉन्ड्स है, जो क्योंकि अमेरिका विश्व का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो उनके जो बॉन्ड्स हैं, जैसे इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स हम और आप रखते हैं, उसमें भरोसा रहता है, तो उनके बॉन्ड्स रखे हुए 50-55%। अभी तक उनको डॉलर्स को बेचा जा रहा था, डॉलर बॉन्ड्स को बेचा जा रहा था कि रुपए को थोड़ा ठीक करने के लिए, रुपए में गिरावट को कम करने के लिए। तो एकदम से खबर ब्लूमबर्ग की आई कि थोड़ा गोल्ड भी बेचा जा रहा है। अब मैं आपको गोल्ड का बैकग्राउंड बताता हूँ कि गोल्ड पिछले 4-5 सालों में, अरफा, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद, जब अमेरिका ने रशिया का पूरा रिजर्व को फ्रीज कर दिया, तो दुनिया भर के सब देशों में ये खौफ फैल गया कि अमेरिका भरोसेमंद नहीं है, कभी भी किसी के साथ भी इस तरह की बदसलूकी कर सकता है, रिजर्व फ्रीज कर। तो लोगों ने, सब देशों ने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया अपने, उनके जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई की तरह। आरबीआई ने भी खूब गोल्ड खरीदा, और गोल्ड के दाम आपने देखा होगा उसी वजह से पिछले 3-4 साल में दोगुने से ज्यादा हुए हैं, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स। तो इस वक्त आरबीआई के पास $115 बिलियन का वैल्यू का गोल्ड है, 880 टन का गोल्ड है, जिसके दाम बहुत बड़े, और इतने बढ़ गए हैं दाम गोल्ड के कि आज की तारीख में आरबीआई के जो रिजर्व में गोल्ड की जो मात्रा काफी ज्यादा है, 16-17% से ज्यादा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि गोल्ड एक किस्म से सबके लिए, इंडिया के लिए नहीं, और देशों के लिए भी, एक किस्म से एक डॉलर के प्रति, एक डॉलर की तुलना में एक सेफ इन्वेस्टमेंट रहा है देशों का। तो इसलिए ये गोल्ड ये बेचने की जो बात आई, उसके तथ्य क्या है? आरबीआई का जो वीकली सप्लीमेंट दिखाता है, मई 15 और मई 22 के बीच में करीब 46,000 करोड़ गोल्ड का वैल्यू गिरा है। तो अर्थशास्त्री ये बोल रहे हैं कि उस हफ्ते के दौरान, 15 और 22 मई के दौरान, ना डॉलर के दाम गिरे, ना गोल्ड के दाम गिरे, तो फिर गोल्ड का वैल्यू कैसे गिर गया? आप ये कह सकते हो कि ठीक है, आप गोल्ड का वैल्यू गिरा इसलिए, गोल्ड के दाम गिरे इसलिए गोल्ड का जो वैल्यू टोटल वो थोड़ा गिरता हुआ नजर आया, मगर 46,000 करोड़ जो गोल्ड का वैल्यू गिरा है, वो गोल्ड के प्राइस और डॉलर के जो प्राइस उस हफ्ते में, वो एक्सप्लेन नहीं करता। तो मैं इस आरबीआई का इस चीज पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, ये आरबीआई के डेटा बता रहा है।
आरबीआई केवल ये कह रहा है कि नहीं, हमारे पास क्वांटिटी वही है जो पहले था, 880 टन। अब इससे क्या होता है कि इससे इससे थोड़ा डाउट पैदा हुआ है, और भी सवाल और पैदा हो रहे हैं कि वो 46,000 करोड़ जो गिरा था, वो किस वजह से वो गोल्ड के जो गोल्ड की वैल्यू जो गिरी थी 46,000 करोड़ एक हफ्ते में, वो किस वजह से गिरा था, इस पे कोई टिप्पणी अभी आपके मन में सवाल पैदा हो रहा है। और जी हाँ, और जैसा मैंने कहा कि आरबीआई के इस क्लैरिफिकेशन से, इस जवाब से और कई सवाल मन में पैदा हुए। और आखिर एक इतनी बड़ी वेबसाइट, इतना बड़ा न्यूज़ संस्थान जब एक खबर करने के बारे में सोचता है, एक देश की जो आर्थिक सेहत है उसके बारे में बोल रहा है। मैं दो चीज़ों को कनेक्ट करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, और उससे पहले आप देखिए देश के कई ऐसे कारोबारी हैं जो कि बयान दे चुके हैं, जिसमें साफ तौर पे ये कह चुके हैं कि बहुत बड़ा संकट आ रहा है, ऐसा संकट जो भारत ने कभी नहीं देखा। मैं अपने दर्शकों को डराना नहीं चाहती, लेकिन अगर आसमान काला है तो काला कहना पड़ेगा, मैं गुलाबी कैसे कहूं कि आसमान गुलाबी है। तो राहुल गांधी चेता रहे हैं, उससे पहले कारोबारियों ने चेताया, अब उसके बाद ये खबर आ रही है। मुझे आप ये बताइए कि एक आसान शब्दों में, घरेलू जबान में कहा जाए तो जब किसी घर पर आफत आती है और वो कंगाल हो जाता है, दिवालिया होता है, तो उसके घर में जो सोना रखा है वो बेच देता है। क्या देश की अर्थव्यवस्था भी इसी तरह से चलती है? जो देश की अर्थव्यवस्था यानी एक किसी कंट्री की अर्थव्यवस्था और एक घर का की अर्थव्यवस्था, क्या इनमें फर्क करना चाहिए? अगर मान लेते हैं कि ब्लूमबर्ग की ये खबर बिल्कुल सही है कि भारत सोना बेच रहा है, इससे आम आदमी क्या अंदाजा लगाए, उसको क्या जानना चाहिए? देखिए इस बात में मैं ये एक बात कहूंगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक बात है कि इंडिया और चीन और कई एशियाई देश हैं जो एक कल्चरल लेवल पे गोल्ड बहुत कंज्यूम करते हैं। तो इंडियन हाउस होल्ड, जैसे आपने कहा, हर एक घर में चाहे थोड़ा गरीब परिवार भी हो, थोड़ा बहुत सोना रखते हैं। मंगलसूत्र, जो मोदी जी ने कहा कि भाई मंगलसूत्र घुसपैठिए ले जाएंगे, मगर आजकल तो मंगलसूत्र मतलब घुसपैठिए नहीं, कोई और गोल्ड कोई और ही ले जाने के ताक में है। तो मैं ये कहूंगा कि इंडियन हाउस होल्ड के पास, ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़े बताते हैं कि इंडियन हाउस होल्ड के पास अगर गोल्ड रखी हुई जो वैल्यू देखें तो वो इंडिया के जीडीपी से ज्यादा है। मतलब कल्चरली लोग गोल्ड रखते हैं। मतलब इंडिया का जीडीपी $4 ट्रिलियन है, इंडियन हाउस होल्ड्स के पास, हालांकि छोटा छोटा कई हाउस होल्ड्स हैं, मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड्स, तो उनके पास जो गोल्ड है उसकी वैल्यू 4 ट्रिलियन से ज्यादा है, मगर वो उनके पास छुपी पड़ी है, वो बाहर नहीं निकलता, वो अपने प्रोडक्टिव जो जिसे कहते हैं इकोनॉमिक स्ट्रीम में नहीं आता। इसी तरह मंदिरों के पास भी बहुत गोल्ड है, तिरुपति मंदिर, वो भी बहुत ही मतलब $500-600 बिलियन गोल्ड वहां भी है। तो पहले ये कई बार ये बात पॉलिसी का सवाल उठाया गया है। अब मोदी जी हिंदुत्व के बड़े लीडर हैं, तो ये बात कुछ अर्थशास्त्रियों ने सरकार के अंदर ही बोला था कि क्यों ना मंदिरों के गोल्ड को थोड़ा सा उनको कहा जाए कि वो आप आरबीआई को वो गोल्ड दे दे, ताकि आरबीआई जो पुख्ता आरबीआई के रिजर्व में बहुत ही इजाफा आ जाए। मगर ये हिंदुत्व की सरकार है, ये लोग गोल्ड उनसे लेने में हिचकिचाते हैं, उनको डर लगता है कि इसमें हिंदू क्या सोचेगा। हालांकि ये कहा गया कि अगर आप जो मंदिरों से अगर गोल्ड जो उनके पास है उनको केवल वहीं रहने दें और उनको सिर्फ गोल्ड सर्टिफिकेट दे दें, जैसे हम और आप गोल्ड सर्टिफिकेट खरीदते हैं, जो सरकार जो आम आदमी को गोल्ड सर्टिफिकेट देती है उस तरह मंदिरों को भी दे सकती है। तो मतलब अगर मंदिर से अगर गोल्ड वो लोग आरबीआई में रखें, मगर ये चीज हो नहीं पाई। तो मैं ये कहूंगा कि गोल्ड जो है, जो आपने कहा, सही कहा कि गोल्ड इंडिया के लिए बहुत कल्चरली एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। इसलिए ये सारे सवाल उठ रहे हैं कि गोल्ड बिका, कितना बिका, नहीं बिका। इसमें एक और पहलू है, वो बहुत जरूरी है। अब इंडिया के पास गोल्ड के स्टॉक्स तो आरबीआई के पास काफी हैं, हाउस होल्ड के पास भी काफी हैं, मगर जो हाउस होल्ड के पास है उसका पूरा इम्पैक्ट हमारे जो करेंसी में दिखता नहीं है। वो दिखना चाहिए मगर वो दिखता नहीं है, और करेंसी हमारा वीक होते जा रहा है, लुढ़के जा रहा है। इसमें ये भी खबरें आई हैं कि जो अमेरिका जो है वो ईरान वॉर के दौरान और देशों से जाके, जैसे जापान में अमेरिकी जो स्कॉट बेसेंट है, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो जापान गए 2-3 हफ्ते पहले, और जापान ने भी काफी डॉलर बॉन्ड बेचे उन्होंने अपनी करेंसी को थोड़ा पुख्ता करने के लिए, क्योंकि जापानीज करेंसी भी वीकन हो रहा था। 70-72 बिलियन डॉलर उन्होंने 3-4 हफ्ते के दौरान बेचे। तो स्कॉट बेसेंट साहब अमेरिकी
फाइनेंस मिनिस्टर वहां गए और उन्होंने कहा कि आप मत बेचिए अमेरिकी बॉन्ड, इससे क्या होता है कि अमेरिकी जो बॉन्ड्स पे भरोसा थोड़ा गिरता है। मुझे कहीं शक हो रहा है, और ये चीज उन्होंने गल्फ स्टेट्स के साथ भी करी। अमेरिका ने गल्फ स्टेट्स को भी कहा है कि आप जो आपकी डॉलर आपकी कमाई कम हो गई है ईरान वॉर के चलते, मगर हम आपको लोन देंगे ताकि आप हम डॉलर बॉन्ड खरीदते रहें। अब मेरे को लगता है कि इंडिया के साथ भी उन्होंने ये इस तरह का कोई जरूर कुछ इंडिया से भी बात करी कि आप डॉलर बॉन्ड खरीदते रहे, आप डॉलर बॉन्ड बेचे ना, क्योंकि अब इंडिया को जिस तरह करेंसी जा रहा है नीचे, हो सकता है कि अगर 100 के आसपास पहुंचे इंडिया, और भी डॉलर बॉन्ड्स जो इंडिया के पास जो ट्रेजरी जो बॉन्ड्स आरबीआई के पास है उसको बेचने की नौबत आ जाए, तो उस वक्त शायद अमेरिका ये बोले कि आप डॉलर बॉन्ड ना बेचे, इसके बजाय आप थोड़ा गोल्ड बेच लें, तो ना बेच लीजिए। ये मैं कहूंगा कि जो हमारी जो सॉवरेन जो डिसीजन मेकिंग है वो इस पे पारदर्शिता होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि चुपचाप कुछ आरबीआई कुछ सरकार के कहने पे कुछ गोल्ड बेच दिया है, ऐसी बात हुई है और बाद में डिनाई कर रहा है। इस मामले में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए कि हम रुपए को बचाने के लिए अमेरिकी डॉलर बॉन्ड बेच रहे हैं या गोल्ड बेच रहे हैं। गोल्ड बेचना बहुत बड़ी बात है। इसमें जरा सा भी अरफा, मेरे हिसाब से ये हमारा एक सॉवरेन राइट है सिटीजन होने के नाते कि आरबीआई पूरी तरह में ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली और पारदर्शिता के साथ बताया कि वो क्या बेच रहे हैं। जी हाँ, और बिल्कुल सही बात आपकी। और वेणु, यही सबसे बड़ी बात है, यही विडंबना है इस सरकार की कि जब से ये सरकार यानी कि तीसरा कार्यकाल चल रहा है कि पत्रकारों को कभी खबर नहीं लगती कि आखिर हो क्या रहा है, किसी को कानो कान खबर नहीं है। डिमोनेटाइजेशन का देखिए ऐलान हुआ, इतनी बड़ी खबर, इतना बड़ा उसका असर होने वाला था, खुद सरकार के मंत्रियों को नहीं पता था, पत्रकार तो दूर की बात है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि आखिर हो क्या रहा है। एक अंधे कुएं के तौर पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को तब्दील किया जा रहा है। आखिरी सवाल आपसे बिल्कुल पूछना चाहती हूँ। पहली बात तो कहा यह भी जाता है कि अगर रुपए की कीमत गिर रही है तो यह भी बताता है कि इस देश की अर्थव्यवस्था खराब है। ऐसे में आर्टिफिशियली अगर उसको गिरने से हम बचा रहे हैं तो यह भी नुकसानदेह है। क्या मेरी बात सही है? दूसरी बड़ी बात कि क्या आप राहुल गांधी की इस बात से सहमत हैं जब वो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है? देखिए अरफा, संकट तो आ रहा है, मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि तेल, जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, जो तेल अभी तक तेल के दाम क्यों ऐसे दिख रहे हैं कि एकदम बड़े नहीं है, मतलब $100 के आसपास है, और ऐसा लग रहा है कि ठीक है कारोबार तो चल रहा है। उसका कारण ये है कि जितने जो पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं दुनिया के पास, यूरोप के पास, वेस्ट के पास, वो धीरे धीरे वो रिजर्व्स नीचे आती जा रही हैं, तो सप्लाई बरकरार है। मगर अब रिजर्व बिल्कुल नीचे रॉक बॉटम के लेवल पे है। और जो जून में सारे अर्थशास्त्री बोल रहे हैं कि जून में तक अगर ये रिजॉल्व नहीं हुआ ईरान यूएस का अगले 15-20 दिन में, तो आपको एकदम से तेल के दाम बढ़ते हुए दिखेंगे। $150-160 जा सकता है। जहां तक रुपए के पॉलिसी का सवाल है अरफा, ये भी बहुत अहम सवाल आपने उठाया कि इसमें भी पारदर्शिता नहीं है कि भाई आरबीआई की पॉलिसी क्या है रुपए को बचाने की। क्या आपको इसका उदाहरण देता हूं। अरविंद सुब्रमण्यम, जो इसी सरकार के साथ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं, जो अरुण जेटली के चलते हुए, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है बिजनेस स्टैंडर्ड में कुछ महीने पहले। उन्होंने कहा है कि कुछ 2024 में उन्होंने उसका हवाला दिया है कि आरबीआई ने उस वक्त भी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी ढीली हो रही थी, मगर उस वक्त आरबीआई ने रुपए को बिल्कुल स्थिर रखा और उसको गिरने नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त ये अरविंद सुब्रमण्यम का उनका कहना है कि बड़े बड़े उद्योग जो इंडिया के थे वो उस वक्त लोन, फॉरेन जो लोन वापस देना चाहते थे या उठाना चाहते थे, उनको उस वक्त जरूरत थी कि रुपए में के वैल्यू में गिरावट ना आए, क्योंकि उनको नुकसान हो जाता। तो उनको रुपए की स्थिरता की जरूरत थी। तो उस वक्त आरबीआई स्थिरता बनाए रखे। 2023-24 में उन्होंने रुपए को बिल्कुल गिरने नहीं दिया। फिर एक नए जो आरबीआई के जो गवर्नर आए उस वक्त जो थे शक्तिकांता दास, उन्होंने वो आरबीआई गवर्नरशिप से हटे और वो पीएमओ में आ गए, और नए गवर्नर आए तो उन्होंने फिर एकदम से रुपया को नीचे आने दिया, क्योंकि उनका ये कहना था कि भाई 2 साल से रुपया बिल्कुल नीचे आने नहीं दिया। और आईएमएफ ने भी कहा कि इसको बिल्कुल एक तरीके से एक मैनेज फ्लोट, एक फिक्स्ड क्रॉल की तरह उन्होंने डिस्क्राइब किया आईएमएफ ने। तो जब बड़े उद्योगों को जरूरत पड़ती है तो रुपया फिक्स क्रॉल हो जाता है, और जब बाद में आफत आती है तो फिर रुपया गिरता है। तो ये इन सब चीजों में पारदर्शिता की बहुत जरूरत है। जी।
बहुत बहुत शुक्रिया एम के वेणु आपका। और पारदर्शिता से याद आया तो यही तो काम है पत्रकारों का कि जहां सरकारें छिपाने की कोशिश कर रही हों, कंबल ढक रही हों, वहीं कंबल उठाकर सारी धूल दिखा दी जाए कि ज़मीन पर सब कुछ धूल है, सब कुछ खराब है, या जितना भी कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अफवाहों का बाजार भी वहां गर्म होता है जहां पर खबरों को, तथ्यों को छिपाया जाता है। और यही पत्रकारिता का और सूचना का बेसिक सिद्धांत है। यही सिद्धांत है कि अगर खबर होगी तो अफवाह नहीं होगी, खबरों को दबाया जाएगा तो अफवाह का बाजार गर्म होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।